अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर विवेक काजू साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, आपने दावत दी। बहुत शुक्रिया सर। सर, एक तरफ तो इजराइल और हमास में जो है वो एक जंग चल रही है, लड़ाई झगड़ा जो कुछ हो रहा है सभी देख रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी आने वाले हैं, और यकीनन उसके ऊपर भी, खबर के ऊपर भी आपकी नज़र होगी। तो सबसे पहले अगर हम पाकिस्तान की बात कर लें, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, क्या कोई उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी? साथ साथ यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं, खास तौर पे पॉलिटिशियंस जो हैं या जो लोग मीडिया में नजर आते हैं, वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे लोग जो हैं वो फलस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं। और कई लोग ये कहते हैं कि पहले अपने लोगों के साथ तो हो जाए, यहाँ पे हाल खराब है, और ये कह रहे हैं जैसे कश्मीर के साथ खड़े हैं तो अब फलस्तीन के साथ खड़े हो गए। कुछ लग रहा है आपको सर ये कुछ कर पाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब का आना तो अब मुझे लगता है सर्टेन हो गया है। जो खबरें मैंने देखी हैं उसके मुताबिक तो वो 21 को आएंगे, और शायद उसके बाद फौरन ही मीनार पाकिस्तान से लाहौर में तकरीर करेंगे अपनी आवाम को। और मुझे लगता है कि इसका मकसद तो यही है कि अ, इंतखाब आ रहे हैं और इंतखाब की तैयारी हो, और पीएमएल एन के कार्डर्स में एक एनर्जी डाली जाए। क्योंकि जो सवाल मेरे मन में अभी भी है वो ये है कि पीटीआई का इस वक्त कितना साइलेंट सपोर्ट है। ये जरूर है कि इमरान खान साहब और कुरैशी साहब जेल में हैं, और मुझे नहीं लगता है कि कोई जल्दी उम्मीद है कि वो जेल से बाहर आएंगे। और मुझे ये भी नहीं लगता है कि उनको इंतखाब में, इलेक्शन में शरीक होने की इजाज़त मिलेगी। लेकिन इसके बावजूद ये मेरे मन में अभी भी सवालिया निशान है कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में उतनी उन पीटीआई की पॉपुलैरिटी, साइलेंट पॉपुलैरिटी कितनी। इससे मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि जितनी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पीटीआई, पीएमएलएन है, पीटीआई है, मौलाना साहब हैं, और दीगर पार्टियां जो हैं, वो सब तैयारी तो जरूर कर रही हूँ। और अब जनवरी की तारीख भी दे दी गई है, इलेक्शन कमीशन ने कहा है जनवरी का महीना। एग्जैक्ट तारीख तो शायद अभी तक नहीं दी गई है। लेकिन जिस तरह से केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर खाकर साहब इस वक्त अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, उस सब से मैं इस नतीजे पे पहुंचता हूं कि अभी तक ये सर्टेन नहीं है या कि इंतखाब जनवरी में होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपके प्रोग्राम में शायद पहली बार भी ये अर्ज किया था, इसके पहले भी, कि पाकिस्तान की म्यान में इमरान खान साहब और आसिम मुनीर साहब दोनों नहीं रह सकते। मई 9 के वाकये के बाद तो ये साफ है कि आसिम मुनीर साहब इमरान खान साहब या उनकी पार्टी पीटीआई को कबूल नहीं करे। तो इसलिए मैं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अगर फौज को ये लगेगा कि पीटीआई का अभी भी कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस है, दबदबा है पंजाब में खास तौर से, तो मुलतवी होंगे आपके चुनाव। और नवाज शरीफ साहब के आने से क्या फेरो बदल होगा, किस तरह इवॉल्व करेगा, अब ये तो देखने की बात है। ये आपने पहला सवाल मुझसे पूछा। हम्म। दूसरा, मुझे कोई इसमें सरप्राइज नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम फ़लस्तीन के मसले पे फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, हमास के साथ खड़ी है। और आपका आपकी सरकार की तरफ से जो बयान बयान आ रहे हैं, उससे भी यही लगता है कि वो इस वक्त तो बिल्कुल
फ़लस्तीन के साथ हैं और फ़लस्तीन के और उसके साथ-साथ हमास के साथ भी हैं। लेकिन इसको किस तरह से ट्रांसलेट, ये जो जो एक जज्बा है, इसको किस तरह से ग्राउंड पर ट्रांसलेट किया जाएगा, उस पर अभी भी जैसे मैंने आपसे कहा पहली बार, अब पहले सवाल पर भी, कि उसमें भी प्रश्न चिन्ह है, कि क्योंकि इस वक्त बिल्कुल फ्लूइड सिचुएशन कई मानों में। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल जो है वो बिल्कुल इस वक्त आग बबूला है। जो अक्टूबर 7 को वाकया हुआ, जिस तरह हमास ने उन पर अटैक किया, उसके बाद जिस तरह हॉस्टेजेस लिए गए, जिसमें बूढ़े भी थे, औरतें भी थीं, औरतें भी हैं, और अब तो फिगर उन्होंने दिया है कि इजराइल ने कि 199 हॉस्टेजेस लिए गए और उनको गाजा ले गए वो। तो अब तो यही देखना है कि आगे क्या होगा। और इस सब के बीच में अमेरिका के सदर बाइडेन साहब भी पहुंच रहे हैं शायद कल। अनाउंसमेंट तो यही मैंने आखिरी देखी थी कि कल वो शायद वेंसडे को वो इजराइल में होंगे। बिल्कुल, तो सर वो रोक पाएंगे इस जंग को? क्योंकि इससे तो नुकसान ही हो रहा है दोनों तरफ का। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड पे कोई नुकसान हो रहा है। इसको मतलब बाकी जो कंट्रीज हैं उनको मिलकर इसको रोकना चाहिए, या आप समझते हैं कि नहीं, अब कोई फैसला होकर ही ये रुकेगा? देखिए, अमन का रास्ता तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हम्म। लेकिन रियलिज्म, जो हकीकत का दामन भी हम नहीं छोड़ सकते। और हकीकत तो यह है कि इस वक्त इजराइल का मानना ये हमास का जो जिस तरह अटैक हुआ, वो उनको इजाजत देता है कि वो अब गाजा पट्टी पे, गाजा में हर सूरत कोशिश करें कि हमास का सफाया, उसमें और लोगों की जान माल जाए जो गाजा में रहते हैं, जिनका हमास से लेना देना नहीं है। इजराइल ये कह रहा है कि वो अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है कि कोलैटरल डैमेज नहीं हो। अब सबने यही कहा। भारत की तरफ से 12 तारीख को जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ने कहा, उन्होंने कहा ह्यूमैनिटेरियन लॉ इज ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। इसका भी जो मतलब था वो साफ था। इसी तरह मुझे लगता है अमेरिका में भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये अब महसूस है कि अब अगर इजराइल जो है वो बहुत जान और माल का, सिविलियंस का नुकसान करता है गाजा में, तो अरब दुनिया में, इस्लामी दुनिया में उस पर एक रिएक्शन होगा, जो और गुस्सा बढ़ेगा, और उससे क्या आगे सूरत हाल पैदा होती है वो नेगेटिव ही होगी। तो उसको भी रोकना है। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो एक प्रकार से अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। और बाइडेन साहब की विजिट के बाद शायद थोड़ी सी क्लैरिटी आए कि क्या इजराइल अपना रुख बदलेगा, या जो उसने एक कोर्स अपना लिया है, एक रुख रास्ता अपनाया है, उस रास्ते पे चलता जाएगा। और हमें ये याद रखना चाहिए कि नेतन्याहू साहब के खिलाफ चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन इस वक्त तो इजराइल एक है, क्योंकि उनके वहां एक यूनिटी सरकार का गठन हुआ है, और इस यूनिटी सरकार में उनके ऑपोजिशन लीडर भी शामिल हैं। तो एक प्रकार से एक कंसोलिडेशन हो गया है इजराइल में। और अब चाहे कुछ भी आप देखें फलस्तीन के मामले पे, मेरा मानना यह है कि जो हमास ने हरकत की 7 अक्टूबर को,
उस वो काबिले बर्दाश्त नहीं, वो गलत। लेकिन सर इसकी तो प्लानिंग बहुत दिन से नहीं हो रही होगी। जिस किस्म का अटैक था वो ऐसा तो नहीं था कि एकदम से बैठे बैठे कोई उठे और जाके अटैक कर दे। यकीनन काफी टाइम से प्लानिंग चल रही होगी। तो इजराइल की जो इंटेलिजेंस है वो तो बड़ी मशहूर है। उनको पता नहीं लगा कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसराइल की इंटेलिजेंस का फेलियर तो है ही, हम्म। उसमें कौन, दो शक नहीं है। इसराइल की ये तो जो बयान आए हैं, जो मैंने कुछ अखबार में पढ़े हैं, उससे तो साफ जाहिर है कि इसराइल की इंटेलिजेंस पूर्ण रूप से और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। और कई घंटों तक तो मुझे लगता है इसराइल में ये साफ भी नहीं था कि क्या क्या हो रहा है वहां। हम्म। तो इसको देखते हुए अ, जो आप कह रही हैं फेलियर, वो तो है, लेकिन फेलियर का मतलब ये नहीं कि किस तरह से आप आक्रमण करें। एक होता है कि अब आप देखें, अगर स्टेटिस्टिक देखें, इसराइल ये कहता है कि 1300 से 1400 उनके जो लोग हैं वो मारे गए इस अटैक में, हमास के अटैक में। हम्म। पहले फिगर 1300 था, अब शायद 1400। और मैंने ये देखा कि फिगर था टू आर्मी लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ्स का था 288, यानी 22% सिक्योरिटी फोर्सेस मारे के लोग मारे गए ऑफ द टोटल। वो तो बहुत बड़ा फिगर है। लेकिन हमास ने, मुझे लगता है जो गलती की वो दो थी। एक तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर अटैक करते, वो एक चीज थी, लेकिन फिर ये अब एविडेंस है हमारे सामने कि उन्होंने जो इजरायली सिविलियन सेटलमेंट्स थी, छोटे कस्बे थे, शहर थे, गांव थे, वहां भी जाके अटैक किया। वहां पे अ, औरतों को, बच्चों को, बूढ़ों को मारा, जलाया। और सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है एक एक आक्रोश है इजराइल में, वो ये कि 200 तक लोगों को वो अबडक्ट करके ले गए, हॉस्टेज बना के ले गए। ऐसा वाकया मेरी याददाश्त में तो ऐसा नहीं हुआ कभी भी, कि एक मुल्क पे आक्रमण हो और इस तरह का, और टेररिस्ट आक्रमण, और फिर उसके साथ साथ लोगों को अबडक्ट करके ले जाए। चाहे कितना भी प्रोवोकेशन हो, कुछ चीजें नाजायज हो। बिल्कुल। और इसमें ये एक जो हमास ने जो रुख अपनाया, वो नाजायज। सर बिल्कुल हमास के लिए तो बिल्कुल कहा जा रहा है कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने बिल्कुल गलत किया है। लेकिन सर ये भी कहा जा रहा है कि दोनों तरफ, इसराइल में भी और हमास की तरफ भी लोग जो हैं उनको बिल्कुल वो ले गए हैं अपने साथ। मगर अब ये बातचीत भी चल रही है कि इसराइल इनके जंगी कैदी छोड़े तो फिर ये भी इनके कैदी जो है उनको छोड़ देंगे। इससे फायदा किसका होगा अगर ऐसा ये बात अगर इसराइल मान लेता है तो ज्यादा किसका फायदा आपको लगता है होगा? देखिए, अब मसला जो है वो आज से तो नहीं, वो तो 1947-48 से चल रहा है। हम्म। इसके कई दौर दुनिया ने देखे हैं, इसके कई दौर फलस्तीनियों ने और इजरायलियों ने, यहूद ने देखे हैं। अब बहुत दिनों तक ऐसा लग रहा था कि अरब दुनिया, हम्म। इस्लामी दुनिया, पूरी दुनिया इस मसले से अपनी आंखों को मोड़ रही थी, इसको भूलना चाहती थी। ये था कि ये इसका सल्यूशन नहीं है, इस हम्म। भेड़ के छत्ते में हाथ डालना बेकार। लेकिन आज के दिन वो तो नहीं है। अब तो हमास ने जो एक्टिविटी की थी 7 अक्टूबर को, उसके बाद से तो पूरी सूरत हाल बदल गई है। और अब अब कोशिश होनी चाहिए कि मामला ठंडा पड़े, और जो इस वक्त एक खतरनाक स्थिति बनी है कि जंग जो है बढ़ सकती है, वो नहीं हो। अ,
तो अब ये देखना है कि बाइडेन जो जा रहे हैं वो क्या कहते हैं, वो किस तरह इसको नेविगेट करते हैं, क्योंकि अब तो डिप्लोमेसी का टेस्ट है, और सबसे ज्यादा अमेरिकी डिप्लोमेसी का टेस्ट इस वक्त है। बिल्कुल ऐसे सर देखते हैं कि ये पास होते हैं या नहीं अमेरिकन डिप्लोमेसी। लेकिन सर पाकिस्तान में भी अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं सर। आपने तो खुद भी नोटिस किया होगा कि जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ना होकर जो है वो परमानेंट अपने आप को समझ रहे हैं कि वो सीट के जो बिलावल भुट्टो ने कहा भी था कि वो केयरटेकर के बजाय चेयर टेकर ज्यादा अपने आप को समझ रहे हैं। अब वो चाइना पहुंच गए, उससे पहले वो अमेरिका गए, फिर यूरोप गए, फिर सऊदीया गए, अब वो चाइना में जाकर उनका 4 दिन का विजिट रख दिया गया है। ये सब आपके ख्याल से क्या पहले भी होता रहा है क्या? जो पहले केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर्स आते थे वो भी इसी तरह से घूमा फिरा करते थे, वर्ल्ड टूर पे निकल जाते थे? देखिए, मेरी कोई एक्सपर्टीज तो है नहीं आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पर, लेकिन जितना बहुत मैंने पढ़ा है वो ये है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर का मैंडेट है, केयरटेकर गवर्नमेंट का मैंडेट है कि वो इलेक्शन कमीशन की मदद करे और साफ सुथरे, क्रेडिबल, इंडिपेंडेंट इलेक्शंस करवाए। और अपनी अपने कार्यकाल में या अपने एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक स्थिरता बना के रखे। मुझे नहीं लगता है कि केयरटेकर सरकार को कोई हक बनता है, मैंडेट है उनका आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैं खास फिर से कह दूं कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे एक्सपर्टीज तो आप ही के कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को होगी, लेकिन जो भी मैंने पढ़ा है, जो बयान सुने हैं, उससे लगता है केयरटेकर का मैंडेट यही है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया। हाँ, इसके साथ साथ ये भी एक है कि क्योंकि आपकी पाकिस्तान की मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन जरा डिफिकल्ट थी और आईएमएफ से कोई अग्रीमेंट था, तो मुझे याद है कि आपकी नेशनल असेंबली ने एक इजाजत दी थी केयरटेकर सरकार को कि उन मामलों में वो एक्शन ले सकती है, इकोनॉमिक इक्तिसादी मामलों में एक्शन ले सकती है, जो कि अग्रीमेंट को, आईएमएफ की अग्रीमेंट को इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी। तो ये भी एक 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 पावर नेशनल असेंबली को, काकर साहब की सरकार को, केयरटेकर सरकार को देनी पड़ी। लेकिन आप सही फरमा रही हैं कि काकर साहब तो इस तरह कंडक्ट कर रहे हैं अपने आप को जैसे कि वो पूरे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो चुने हुए प्राइम मिनिस्टर हैं। और मुझे लगता है ये वो इसीलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी है, जनरल साहब खड़े हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब खड़े हैं, और वो उन्हीं के बलबूते पे ये कर पा रहे हैं। नहीं तो सर फिर जी नहीं तो फिर इस वक्त तो उनका पूरा नजरिया पाकिस्तान में इंतखाब और इलेक्शन कमीशन को की मदद करने को होता है। लेकिन इससे एक और चीज दिखती है जो मैंने अर्ज की, इससे ये भी मुझे दिखता है कि फौज की तरफ से ये पूरी तैयारी है कि अगर जनवरी में ये इस तरह की सूरत हाल हो कि उनको लगे, फौज को, कि इमरान खान साहब का अभी भी कुछ इन्फ्लुएंस है और वो इन्फ्लुएंस इलेक्शंस में दिख सकता है, तो फिर वो काकर साहब की जो केयर टेकर सरकार है उसको और ढील देंगे और बढ़ाएंगे। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे तो यही दिखता है। बिल्कुल सर ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान में सर तमाम सरकारें, जितनी भी सरकार है सर, वो चुनी हुई होती है। ये और बात है कि पब्लिक ने नहीं चुना होता,
उनको एजेंसीज ने और आर्मी ने चुना होता है। तो चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो से आप शुरू करें और इमरान खान तक आ जाए या काकड़ साहब तक आ जाए, सर सब चुने हुए ही हैं और सबको चुना है एजेंसीज और आर्मी ने। पब्लिक बेचारी को तो वैसे ही जिसे कहते हैं कि बस उनका टाइम जाया किया जाता है कि जाके वोट डालें, अदरवाइज आना तो उसी ने होता है जिसका इन्होंने सोच रखा होता है। मुझे जहां तक याद पड़ता है, नवाज शरीफ साहब की जो लास्ट गवर्नमेंट थी वो आने से पहले ही सब कह रहे थे नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। फिर जब इमरान खान की आई तब भी यही बात हुई कि इमरान खान आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले हमारे यहाँ पता होता है कि कौन आ रहा है। अब एक बार फिर नवाज शरीफ साहब का नाम लिया जा रहा है, लेकिन साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि उनके केसेस खुल जाएंगे, अगर वो आए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो उससे मेरे ख्याल है बिलावल भुट्टो जरदारी के हौसले बुलंद हो रहे होंगे कि हो सकता है ये जेल चले जाएं, तो फिर आखिरी ऑप्शन में फिर वही रह जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है? देखिए, अब इलेक्शंस का मतलब तो हमेशा होता है, और मुझे लगता है अवाम जो है वो पूरी शिद्दत से वोट देती है। लेकिन उस वोट की इज्जत कितनी, क्योंकि अगर बुनियादी बातों पर आया जाए, और अगर आप इजाजत दें तो मैं बुनियादी बातें, जी प्लीज। दरअसल आपकी पाकिस्तान में मुश्किल ये है कि पाकिस्तान की फौज ने पाकिस्तान के लोगों को के मन में ये एक नैरेटिव, एक इमोशन, एक भावना डाल दी है कि भारत हमेशा भारत शत्रु है और हमेशा शत्रु रहेगा, और भारत से बचाव पाकिस्तान का डिफेंस, और नजरिया है पाकिस्तान का डिफेंस खाली फौज कर सकती। इसलिए चाहे फौज से वक्त वक्त पर गुस्सा हो अवाम में, लेकिन जब ये नैरेटिव को फौज तूल देती है, हवा देती है, बढ़ाती है, तो फिर आपकी अवाम फौज के साथ खड़ी हो जाती। अब मुझे लगता है ये वक्त है कि पाकिस्तान की फौज को और पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान की इलीट्स को ये सोचने की जरूरत है कि क्या भारत वाकई में परमानेंट एनिमी है। और चलिए मान भी लिया जाए कि परमानेंट एनिमी है, तो क्या कन्फ्रंटेशन ही का रास्ता एक रास्ता है भारत पॉलिसी का, या और भी रास्ते अपनाए जा सकते? मुझे लगता है कि जिस दिन से बंटवारा हुआ उस दिन से ये एक फीलिंग आ गई पाकिस्तान में, और बाद में फौज में आ गई और अवाम में आ गई कि कन्फ्रंटेशन ही का रास्ता एक ही रास्ता है भारत को रोकने। और मेरा मानना है कि ये जो बेसिस है थिंकिंग का, इसको पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो फौज में बाहर भी सरकार में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल क्लास है, उसको सोचने की जरूरत। हाँ, आपने भारत के खिलाफ पहले अमेरिका के साथ अलायंस किया, अब चाइना के साथ, लेकिन सोचने की जरूरत यह है कि इससे क्या हुआ है। आज के दिन जो मैं देखता हूं, मुझे खुशी नहीं होती ये कहने में, आज के दिन मैं देखता हूं कि आपकी जो इकोनॉमी है कभी वेंटिलेटर पे जाती है, कभी वेंटिलेटर से बाहर आती है, लेकिन आईसीयू में रहती है। बिल्कुल। तो क्या ये ठीक है? तो आपके वहां 22 करोड़ 23 करोड़ की आबादी है, बहुत बड़ा लैंड मास है, सर लोग जो 25 है करोड़ हो गए अब हम सर, 25 करोड़ की 25 करोड़ आबादी। की 25 करोड़ की आबादी है, आपके रिसोर्सेज बहुत है।
अवाम आपकी एक हम्म, छोटी उम्र की भी अवाम है, एक परसेंटेज देखिए तो है, बिल्कुल। उनमें पोटेंशियल बहुत है। तो क्या जिस रास्ते पे पाकिस्तान जा रहा है, हम्म, स्पेशली इंडिया पॉलिसी, क्योंकि सब चीज इंडिया पॉलिसी पर रिवॉल्व करती है, क्या ये सही है? मैंने तो सर ये अपने पाकिस्तानी दोस्तों से कई बार कहा कि ये आप सोच लें। बिल्कुल सर, ये गलत है, लेकिन जाहिर है सर, जिन लोगों की दुकानें चल रही हैं भारत दुश्मनी के ऊपर, सब चीजें या पॉलिसी मेकर्स जो हैं सब उन्हीं के हाथ में। आम पब्लिक बेचारी तो कुछ कर नहीं सकती, और ये लोग इस चीज को खत्म नहीं होने दे रहे। लेकिन फिर भी सर देखते हैं, कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं, शायद कुछ बेहतरी नजर आए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन थैंक किया। थैंक थैंक यू यू सर, नमस्ते। थैंक यू सो मच सर, आदाब, थैंक यू। आदाब, आदाब सर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।